देखिए, जो एकदम बिगिनर है उसके लिए 3-4 बेसिक कैटेगरी है। तो एक तो हो गया आपकी जो कैटेगरी की जगह आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे डाल रहे हैं, उसकी जगह उसको रिप्लेस करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है एसआईपी या एसटीपी के थ्रू। तो वो एक कैटेगरी हो गई आपकी, जैसे समझिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड्स या हाइब्रिड कैटेगरीज फंड, और उसमें वॉलेटिलिटी कम होगी और रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, बट आपको फिक्स डिपॉजिट से 2-3% ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो मेन इक्विटी कैटेगरीज में सबसे जो मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी जो है हमेशा के लिए, अगले 5-10 साल के लिए, वो आपकी लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। क्योंकि इसमें आपको सारे मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि स्मॉल कैप फंड या फिर सेक्टर फंड्स। तो वो सेक्टर फंड्स और स्मॉल कैप फंड से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट्स उसमें एक्यूमुलेट होते जाएंगे, तब तब आप थोड़ा एडिशनल रिस्क ले सकते हो। मेरे ख्याल से आप 5 से 6 मिनिमम और 8 से 10 में आप काफी कुछ कवर कर सकते हो। हर कैटेगरी, जैसा मैंने आपको बोला, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आप 2 फंड ले लीजिए, लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड ले लीजिए, और फ्लेक्सी कैप में 2 फंड ले लीजिए, तो आपकी समझिए 5-6 फंड्स हो गए। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ के इस एक और अमेजिंग एपिसोड के लिए। आज हमारा म्यूचुअल फंड की बात का तीसरा एपिसोड है। उम्मीद करता हूं आपने पहले सारे एपिसोड देखे हैं, नहीं देखे तो आई बटन चेक कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग जो है बातचीत हम लोगों ने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी है, जिसे सुन के आप लोग अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को आसान बना सकते हैं। और आज के एपिसोड में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी के अंदर, तो आज का एपिसोड बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। आपके जो भी सवाल सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताएं, क्योंकि फिर हम उन्हीं सवालों को, उन्हीं सुझावों को कवर करने वाले हैं अपने आने वाले एपिसोड्स के अंदर। आज के हमारे एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर राहुल सिंह, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटीज इन टाटा एसेट मैनेजमेंट। राहुल हैज ओवर 26 years of investment experience and has been with Tata AMC since October 2018, leading the fund management and equity research team. इससे पहले ये थे एम्परसन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर LLP में एज अ मैनेजिंग पार्टनर। He has also worked with many reputed financial institutions including Standard Chartered Securities, Citigroup Global Markets एज हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च। राहुल जी ने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे, और वो IIM लखनऊ के भी एलुमनाई हैं। IIM लखनऊ से इन्होंने परस्यू किया था अपना MBA इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। अब समय आ गया है मिस्टर राहुल से मिलने का, लेकिन पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और म्यूचुअल फंड वाले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग जब भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आए तो आप लोगों तक वो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की म्यूचुअल फंड की बात मिस्टर राहुल के साथ। सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत करने आए, और लेमैन इन्वेस्टर्स के लिए आपने जो है वो समय निकाला। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच टू हैव मी इन द शो एंड इट्स माय प्लेजर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। राइट सर, म्यूचुअल फंड की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो मेरे को तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि क्या बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का। लेकिन फिर भी कुछ लोग, आपने आपने भी देखा होगा, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। तो उनकी घबराहट के, आपको इतना समय हो गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, क्या मेन कारण होते हैं कि वो म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा घबराते हैं? देखिए, घबराने के 2 कारण होते हैं। एक तो लोगों को नया अकाउंट सेटअप करना और ये सब एक उनको परेशानी या झंझट का काम लगता है, लेकिन दैट इज बिकम इजियर विद डिजिटल फॉर श्योर। तो वो एक परेशानी तो खत्म हो गई है। दूसरी जो रिलक्टेंस रहती है वो ये रहती है कि इक्विटी मार्केट्स में कभी हमने इन्वेस्ट नहीं किया है, एंड वॉलेटिलिटी एंड पुराना एक्सपीरियंस जो लोगों का रहा होगा उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। और कुछ लोग, और जो तीसरा कारण है वो आजकल कम है, लेकिन पहले होता था कि लोगों की अवेयरनेस ही कम थी। तो मुझे लगता है कि जो पहला और तीसरा कारण है, अवेयरनेस और ईज ऑफ ओपनिंग अकाउंट एंड ट्रांजैक्टिंग, वो तो खत्म हो गया है। जो दूसरा वाला जो फैक्टर है वो उसके तरीके हैं उसको हमें ऑफसेट करने के लिए, कि
भाई अगर आपको पहली बार पहले टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपकी इस टाइप के फंड में आना चाहिए। एक एसेट एलोकेशन पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं हो कि आप सबसे रिस्की वाले कैटेगरी में सबसे पहले चले जाएं। तो दूसरे वाला जो कैटेगरी है, दूसरा वाला जो कंसर्न था जो मैंने बोला, वो आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न है, और वो उसको हमें एड्रेस करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन उनसे हमें वो जो है जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने का जो लेक्टर से डर है, वो हम उसको हटाने में काफ़ी काम आ सकता है। सर एक छोटा सा और एक थॉट एक्सपेरिमेंट है कि मान लीजिए अभी आपके सामने जो है एक 24-25 साल का एक नया नया जो है व्यक्ति आता है जिसके भी जॉब लगी, अभी पैकेज उसका 6-7 लाख के पैकेज से स्टार्टिंग उसने करी है एंड नाउ ही वांट्स टू इन्वेस्ट। लेकिन जब वो म्यूचुअल फंड की दुनिया में एंट्री लेता है उसे इतनी सारी कैटेगरीज और इतने सारे म्यूचुअल फंड्स नजर आते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है। तो एक बिगिनर के लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी कि कैसे कैसे वो फंड चूज करे, कैसे वो आगे बढ़े म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, जो एकदम बिगिनर है उसके लिए 3-4 बेसिक कैटेगरी है इन्वेस्ट करने के लिए, जो उसको शुरू शुरू में देखना चाहिए। एक्सट्रीमली मतलब जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसके लिए। तो एक तो हो गया आपकी जो कैटेगरी की जगह आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल रहे हैं, उसकी जगह उसको रिप्लेस करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है एसआईपी या एसटीपी के थ्रू। तो वो एक कैटेगरी हो गई आपकी, जैसे समझिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड्स या हाइब्रिड कैटेगरीज फंड हो गई, मल्टी एसेट फंड। तो वो जो है आपका उसमें ऐसा पैसा जाना चाहिए जो कि आप जिसका कंपटीशन जो है, या जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो, वो फिक्स डिपॉजिट वाला जो पैसा है या जो बैंक में पड़ा है। और उसमें वॉलेटिलिटी कम होगी और रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, बट आपको फिक्स डिपॉजिट से 2-3% ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे ओवर 2-3 साल पे। तो एक तो वो कैटेगरी होगी जो कि मुझे हमेशा लगता है कि जो स्टार्ट कर रहा है उसे ऐसे फंड से स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि जो आपने एज बताई 25 साल की, उसमें तो आपको ज्यादा इक्विटी रखना चाहिए, लेकिन चूंकि वो पहली बार शुरू कर रहे हैं तो मे बी आप बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड कैटेगरी से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे आप जो मेन इक्विटी कैटेगरीज है वहां जा सकते हैं। तो मेन इक्विटी कैटेगरीज में सबसे जो मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी जो है हमेशा के लिए अगले 5-10 साल के लिए, वो आपकी लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, क्योंकि इसमें आपको सारे मार्केट का एक्सपोजर मिलता है। अगर आप केवल लार्ज कैप ले रहे हैं या केवल मिड कैप ले रहे हैं या केवल स्मॉल कैप ले रहे हैं तो आपकी अलग अलग रिस्क हो जाती है, लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको पूरी इकोनॉमी का आपको एक्सपोजर मिल जाता है, उसमें पूरा ब्रेड्थ मिल जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो मुझे लगता है कि किसी भी जो 25 to 30 ईयर्स वाले के लिए थोड़ा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड, ये 2-3 कैटेगरीज में से ही शुरू करना चाहिए। और जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट्स उसमें एक्यूमुलेट होते जाएंगे, तब आप थोड़ा एडिशनल रिस्क ले सकते हो, जैसे कि स्मॉल कैप फंड या फिर सेक्टर फंड्स। तो वो सेक्टर फंड्स और स्मॉल कैप फंड से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। राइट, राइट। क्योंकि इनिशियल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल कैप फंड्स और जैसे आपने सेक्टोरल फंड के बारे में बोला, और हमारा ऑडियंस बिल्कुल अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो सीख रहा है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो थोड़ा सा सर इस पे अगर ज्ञान प्रकाश मिले कि ये सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं और स्मॉल कैप फंड्स बेसिकली क्या होते हैं और क्यों आपने ये मना किया कि इनसे शुरुआत ना करें? देखिए, स्मॉल कैप फंड और सेक्टोरल फंड्स सिंपली अगर मैं बताऊं तो अगर एक इकोनॉमी है हमारी, जो इंडिया की इकोनॉमी है, उसमें बैंकिंग है, कंजम्पशन है, सीमेंट सेक्टर है, रियल एस्टेट है, आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको सारे सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल रहा है और फंड मैनेजर जो सेक्टर अच्छा कर रहा है उस हिसाब से सेक्टर से रोटेट करते रहते हैं। अगर आपको पता है, अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो जाते हो और आपकी खुद की नॉलेज बढ़ जाती है इकोनॉमी के बारे में, तब आपको ये पता रहता है कि अगले 2 साल में मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है, तो फिर आप जाके ऐसे फंड में एक्सपोजर ले सकते हैं जो केवल फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हो, या जो केवल आईटी सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हो, केवल सॉफ्टवेयर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हो, या केवल बैंकिंग फंड में इन्वेस्ट कर रहा हो। तो जैसे हमारे भी काफी सारे फंड्स हैं टाटा के, जैसे टाटा बैंकिंग फंड हो गया, या फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड हो गया, या कंजम्पशन फंड हो गया, इस टाइप से, या डिजिटल फंड हो गया जो कि हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में। तो हमारी सेक्टर स्पेसिफिक फंड हो गए।
तो वो फंड जो है केवल उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। उससे दो चीजें होती हैं, एक तो अगर आपने सही टाइम पे उसमें इन्वेस्ट किया और सही आपकी फंडामेंटल एनालिसिस थी तो आपको अगले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन काफी सेक्टर्स क्या होते हैं, अच्छे दिन से गुजरते हैं फिर बुरे दिन भी आते हैं उसके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब उनके बुरे दिन आने वाले हैं ताकि आप सही टाइम पे निकल भी जाएं। तो वो कभी कभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए आसान नहीं रहता है, कभी कभी नहीं, मैं बोलूंगा ज्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए वो आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। और वो अगर आपको आता है तो वो आप 2-3 साल बाद, 4-5 साल जब आपको कुछ समझ हो जाए मार्केट की तो आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है किसी भी राइट इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। राइट सर, इसमें अगर आप एक एग्जांपल से और समझा पाएं कि सेक्टर में जैसे आपने बताया अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं, तो इस समय कौन से सेक्टर के अच्छे दिन चल रहे हैं और कौन से के बुरे दिन चल रहे हैं, थोड़ा सा अगर हमें हिंट मिल पाए, एग्जांपल मिल पाए। तो अगर आप देखें आज के दिन में, एक्चुअली आज इंडिया में काफ़ी सेक्टर्स एक साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें मैं एक दो एग्जांपल अगर मैं चुनना चाहूँ तो जो सेक्टर के अच्छे दिन चल रहे हैं या जो सेक्टर में परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली ऑलरेडी हो रही है और वैल्यूएशन सस्ती है, तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर ऐसे ऐसे मुकाम पे है जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि कुछ कौन से सेक्टर अगर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे फार्मा एंड हेल्थ केयर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली फार्मा सेक्टर, बिकॉज ड्रग की प्राइसिंग बहुत प्रेशर में है इन द यूएस। तो फार्मा सेक्टर आज के दिन में ऐसे लेवल पे है जहाँ पे परफॉर्मेंस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये दो एग्जाम्पल से, जैसे आज के दिन में ये सिचुएशन है कि आप अगर आपको किसी सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो बैंकिंग सेक्टर उस पर्पस के लिए काफी अच्छा लग रहा है। हर सेक्टर में ऐसा होता है ना कि हर सेक्टर में कुछ कंपनीज अच्छा कर रही होती है, कुछ कंपनीज खराब कर रही होती है। राइट लेकिन एक समय ऐसा आता है उस सेक्टर में कि खराब से खराब कंपनी भी बहुत अच्छा करती है, क्योंकि सेक्टर में ही इतनी इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, जो कि आज बैंकिंग में हो रहा है। राइट वो हमें वो फार्मा में होता हुआ नहीं दिखता। फार्मा में ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही, कुछ कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी कंपनीज अच्छा नहीं कर पा रही है। तो इस हिसाब से जो सेक्टर फंड है या जो सेक्टर है पूरी टोटलिटी में वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। और अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है। हो सकता है 6 महीने बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो उस सेक्टर, हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी है। राइट राइट सर, अगर हम ये मानें कि आज आप हमें म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास दे रहे हैं और हम आपके सब स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप हमारे टीचर हैं, और आप 3 पैरामीटर्स अगर बताना चाहें कि ये 3 पैरामीटर हैं जो हमेशा फंड्स में किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते समय आपने ज़रूर 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 देखने हैं, तो वो 3 पैरामीटर्स क्या होंगे? और 3 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए सर। देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये बोलूँगा क्या नहीं देखना चाहिए वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी सारे जो चैनल्स हैं उसमें गलतियाँ तब होती हैं जब आप पिछले 12 महीने का परफॉर्मेंस देख के आप माइंडलेसली ब्लाइंडली आप इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पिछले 12 महीने में जो फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो उसका कोई कारण हो। अब जैसे बहुत सारे थीमेटिक फंड्स या सेक्टर फंड्स ही आपको दिखेंगे कि पिछले 12 महीने में वो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। या कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेटजी, एक पर्टिकुलर टाइप की स्टाइल 12 महीने में अच्छा करती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले 3 से 5 साल में वही स्टाइल या वही सेक्टर अच्छा करेगा। तो सबसे पहले तो क्या नहीं देखना चाहिए वो मैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या देखना चाहिए इसमें, मैं दो ही चीजें बोलूंगा। एक तो 3 से 5 साल का रिटर्न देखना चाहिए। 3 से 5 साल में आपकी क्या रिटर्न रही है वर्सेस बेंचमार्क, आपकी उस कैटेगरी में कैसी परफॉर्मेंस रही है, रैंकिंग। तो एक तो रिटर्न हो गया 3 साल और 5 साल का रिटर्न। दूसरा जो फैक्टर है वो मैं ये बोलूंगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन या शार्प रेशियो टाइप की भी कैलकुलेशंस आती हैं फैक्ट शीट में, जिससे कि आपको पता लगती है कि फंड की वॉलेटिलिटी कितनी है। मतलब फंड की रिटर्न क्या बहुत वोलेटाइल है या थोड़ी वोलेटाइल है। ऐसे कर्व तो सबका यही रहता है, लेकिन कुछ फंड्स थोड़ी कम वोलेटिलिटी के साथ ऊपर जाती हैं, कुछ फंड्स ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ ऊपर जाती हैं। तो ज्यादा वोलेटिलिटी वाली जो फंड्स हैं या जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न्स बहुत ज्यादा है,
उसमें रिस्क ये है कि आपकी एंट्री पॉइंट गलत हो सकती है, एग्जिट पॉइंट गलती हो सकती है, और उसकी वजह से आपका जो फोलियो एक्सपीरियंस है एज एन इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो पाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें एक रेशियो जो हम लोग सब प्रोवाइड करते हैं, सारे फंड्स प्रोवाइड करते हैं, शार्प रेशियो, वो देख उसको देख के आपको आइडिया लग सकता है कि कौन से फंड कम वोलेटाइल हैं, कौन से फंड ज्यादा वोलेटाइल हैं। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको रिटर्न देने के लिए कोई फंड कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्क लेती है, तो वो आपको डाउनसाइड में हिट भी कर सकती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर इक्विटी फंड में एक लेवल ऑफ रिस्क होता है। राइट। अगर आपने कम रिस्क लेके भले ही थोड़ा कम रिटर्न दिया, समटाइम्स वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू कि आपने बहुत रिस्क लेके बहुत ज्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि वो आपके लक से शायद आपको ज्यादा रिटर्न मिल गया हो उस टाइम पे, लेकिन वो लक शायद उल्टा भी पड़ सकता था। राइट, तो मतलब हाँ जी सर बोलिए। प्लीज। बस मैं बोला था कि क्योंकि अपवर्ड अपवर्ड के साथ साथ डाउनवर्ड प्रोटेक्शन भी जरूरी है, अपवर्ड रिटर्न के डाउनवर्ड साथ साथ डाउनवर्ड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो दो तरीके से डाउनवर्ड प्रोटेक्शन हो सकता है। एक तो आपने एसेट एलोकेशन ही अपनी ऐसी रखी है कि थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा हाइब्रिड रखा है, तो उसमें डाउनवर्ड प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरा, जब आप फंड भी सिलेक्ट कर रहे हैं, प्योर इक्विटी फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे लार्ज एंड मिड कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, तो उसमें आप जो है इन इन पैरामीटर्स का भी ध्यान रखें, ना केवल रिटर्न्स देखें, बट इन पैरामीटर्स का भी ध्यान रखें कि वॉलेटिलिटी या रिस्क कितना लिया था फंड ने। सर मेरे पास एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए हम एक आम आदमी की बात करते हैं जिसने अपना अभी बिल्कुल बीकॉम के बाद या एक सिंपल जॉब शुरू करी है, 3-4 लाख का उसने पैकेज जो है वो लगाया है अभी अपना, वो धीरे धीरे ग्रो भी करेगा फॉर श्योर। क्या एक आम व्यक्ति सिर्फ म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट कर सकता है या उसे डायरेक्ट स्टॉक्स में भी जाना ही पड़ेगा? डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना ही पड़ेगा जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये आपके बैंडविड्थ के ऊपर है कि, या आपके एप्टीट्यूड के ऊपर है, या आपकी इंटरेस्ट लेवल के ऊपर है। अगर आप अपनी फुल टाइम जॉब करते करते आप इकोनॉमी का भी ध्यान रख सकते हो, सेक्टर्स का भी ध्यान रख सकते हो, कंपनीज पे भी एनालिसिस कर सकते हो, तो बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सामान्य आदमी की बस की बात नहीं है। और कुछ लोगों का एप्टीट्यूड होता है, कुछ लोग नेचुरली बॉर्न होते हैं कि भाई हमें स्टॉक मार्केट समझ में आता है, या तो उनकी फैमिली एक्सपीरियंस है या जो भी है, तो उनके लिए ये काम आसान होता है। लेकिन मैंने देखा है कि एक नॉर्मल लेमैन इन्वेस्टर के लिए ये आसान नहीं है, और इसीलिए क्या होता है कि फिर वो आप शॉर्टकट्स लेते हो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, कि मुझे कहीं से टिप आ गई, आपने कहीं सब्सक्राइब कर लिया किसी चैनल पे, आपको कुछ टिप्स आ रही है, डे ट्रेडिंग में आप चले गए, बाय एंड होल्ड की जगह आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो फिर डिजास्टर है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके बस की बात है कि नहीं है। अगर आपके बस की बात है तो प्लीज डू इट। बट आपके बस की बात नहीं है तो आपको बाकी लोगों का देख के, अपने दोस्तों का देख के अगर आपने शुरू किया, तो फिर आप वो गलतियां करेंगे जो आपको फिर म्यूचुअल फंड में भी कभी इन्वेस्ट नहीं करने देगा। तो मेरे ख्याल से इसका एक सीधा जवाब नहीं है। इसका जवाब जो है वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट और आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है स्टॉक मार्केट में। केवल पैसे बनाने का इंटरेस्ट है कि आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है, कि आपको समझ में आता है कि क्या मूव करते हैं, क्या कैसे स्टॉक्स मूव करते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप वो टिप्स का सहारा लोगे और डे ट्रेडिंग का सहारा लोगे, वो सहारा नहीं होगा, वो आपको फिर वो लकड़ी तुरंत टूट जाती है। राइट, राइट, राइट। बिल्कुल ठीक सर। सर हमारी रिसर्च टीम जब इस इंटरव्यू की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारी रिसर्च टीम ने सर एक चीज़ जो है वो आपके बारे में पता करी कि आपने एक इंटरव्यू में बोला था इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड यील्ड्स इज अ रिस्क टू इक्विटी वैल्यूएशन। और ये स्टेटमेंट सुन के मैं भी थोड़ा हैरान हुआ कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है बॉन्ड यील्ड्स का वो कैसे इक्विटी वैल्यूएशन पे कैसे इम्पैक्ट डालता है सर, प्लीज समझाइए इसको। देखिए, इक्विटी वैल्यूएशन, जब भी हम कोई वैल्यूएशन देखते हैं, पी रेशियो देखते हैं, ये सब के पीछे जो होती है कंपनी की कैश फ्लो की, हम जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं उससे हमें वैल्यू निकलती है। किसी भी कंपनी की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो हम बोलते हैं मार्केट कैप, वो कैसे आती है? वो आती है जब आप कंपनीज की जो कैश फ्लो जो बन रही है उसका आप डीसीएफ करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और उससे वैल्यू निकलती है।
तो जब हम डिस्काउंट कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं टाइम वैल्यू के लिए, तो आप एक डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको बोलते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या राइट। है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। आज अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम है, तो आपकी डिनोमिनेटर कम होगी। तो अभी क्या होगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। एंड उससे क्या होता है कि फिर आपकी जो सेम कैश फ्लोज हो, वो सेम कैश फ्लोज की वैल्यू कम हो जाती है अगर आपकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इकोनॉमी में। क्योंकि आप इक्विटी से, अगर मान लीजिए मुझे फिक्स डिपॉजिट, एक और तरीका इसका समझने का है कि अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में ही 8% मिलने लगे आज, फॉर एग्जांपल एसबीआई की या एचडीएफसी बैंक की, तो आप इक्विटी से आप 8% नहीं एक्सपेक्ट, 10% नहीं एक्सपेक्ट करोगे, आप 12-13% एक्सपेक्ट करोगे। जबकि राइट। इंटरेस्ट रेट जब 5-6% थी फिक्स डिपॉजिट में, आज भी 5-6% है, तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन इक्विटी में अगर मुझे 10% भी आ गई, 12% भी आ गई, तो मैं खुश हूँ। तो एक और तरीका ये समझने का यही तरीका है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है इकोनॉमी में, तो आपकी इक्विटी से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इक्विटी से एक्सपेक्टेशन बढ़ने का मतलब आप चाहोगे कि मैं इक्विटी थोड़े कम प्राइस में लूं सो दैट मुझे ज्यादा रिटर्न मिले। तो लेमैन तरीका यही है समझने का कि इंटरेस्ट रेट्स और इक्विटी वैल्यूएशंस का हमेशा ये ऊपर नीचे का इक्वेशन रहता है, या ऊपर नीचे का जो है रिलेशनशिप रहता है। राइट। सर एक चीज़ हमने और देखी कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, टाटा टाटा के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एलोकेशन कर रखा है। और अभी आपने भी बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है उसके अच्छे दिन चल रहे हैं और आने भी वाले हैं, जब हम बात कर रहे हैं कौन सा सेक्टर आगे चमकेगा। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं हमारे पास माइंड में जिसको देख के हम लोग अपनी उम्मीदें फाइनेंशियल सर्विसेज से इतनी ज़्यादा लगा रहे हैं? देखिए, 3-4 फैक्टर्स हैं एक्चुअली। पहला फैक्टर तो ये है कि इकोनॉमी में अब एक तरीके का इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो गया है। तो क्रेडिट ग्रोथ फिर से जो है 15% से 20% के आने की उम्मीद है। जो कि पिछले साल क्रेडिट ग्रोथ, जो कि पूरी सिस्टम में जो लोन ग्रोथ होती है, वो 5-7% थी, वो अब 15 से 20% हो गई है। दूसरी बात है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंक्स के पास थोड़ा सा प्राइसिंग पावर रहता है, तो उनकी जो मार्जिन्स भी बढ़ती है। क्योंकि बहुत सारी जो होम लोन रेट आपने देखा होगा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो लिंक्ड रहती हैं रेपो रेट से, और आरबीआई ने जैसी रेपो रेट बढ़ाई है, कुछ लेंडिंग रेट्स अपने आप ऑटोमेटिकली लिंक्ड है, तो वो बढ़ गई हैं। तो इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी थोड़ी बढ़ेगी। दैट वो दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण ये है कि एक 6 या 12 महीने पहले काफी एक बात चली थी कि जो फिनटेक्स आ रहे हैं उनकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पे काफी रिस्क हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि फिनटेक की बिजनेस मॉडल्स अभी भी इवॉल्व हो रही हैं। आरबीआई भी उनको बहुत रेगुलेट करना चाहता है, जो पेमेंट बैंक्स हैं या जो फिनटेक्स जो ग्रो हो रही हैं। तो इसीलिए वो जो रिस्क है वो भी कम हो गया है। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज है कि आज भी मैं अगर वैल्यूएशन देखूं इस सेक्टर का, जो हम प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखते हैं बैंकिंग सेक्टर का, ये जो वैल्यूएशन हमें जो दिख रही हैं वो अभी भी प्री कोविड लेवल पे ही पहुंची है, जबकि सारी मार्केट कोविड से समझिए 20-25% ऊपर वैल्यूएशन पे है। बैंकिंग सेक्टर अभी भी कोविड के पहले जो वैल्यूएशन था वहीं पहुंची है। तो वैल्यूएशन पे काफी कंफर्ट है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। भाई फंडामेंटल तो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अगर वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई होती तो फिर कोई रिटर्न नहीं बन सकते। लेकिन वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। राइट, राइट। इसमें सर एक बात मुझे और पूछनी है, जो हमारा टाटा स्मॉल कैप फंड है, वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस समय जो है दे रहा है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहती है? उसमें हम क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं? स्मॉल कैप कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि स्मॉल कैप सेलेक्ट करना अपने आप में एक चैलेंज है। हाँ, तो हमारे जो फंड मैनेजर हैं उसमें चंद्र प्रकाश, वो काफ़ी उनका इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो, जैसा मैंने बोला ना आपको, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स स्मॉल कैप में वो काफ़ी उस पर ध्यान रखते हैं। तो वो जब कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो एक तो स्मॉल कैप मतलब कि आपको ग्रोथ देखना जरूरी है। आप उसमें वैल्यू नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि ग्रोथ का क्या आउटलुक है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो उसमें हम 25-30% ग्रोथ वाली कंपनी को पहले तो टारगेट करते हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क कंट्रोल करने के लिए, कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट है उन कंपनीज का, वो बैलेंस शीट में डेट ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क ये होता है कि अगर मान लीजिए बिजनेस अच्छा नहीं करती है,
या बिजनेस में डाउनटर्न आता है, तो क्या वो कंपनी एकदम से डूब जाएगी या फिर भी एक लेवल पे सरवाइव करेगी। तो उसका जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है देखने का कि आपकी बैलेंस शीट उस कंपनी की कैसी है, डेट डेट कितना है, बहुत ज्यादा डेट तो नहीं लिया हुआ है कंपनी ने, प्रमोटर कितना है। तो ये एक दूसरा फैक्टर हो गया कि हम डेट इक्विटी, हमने सारी कंपनीज का हम बहुत लो डेट इक्विटी कंपनीज खरीदते हैं इसमें, जिससे कि हमारी रिस्क बहुत कम हो जाती है और जो है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर हो जाता है। और तीसरा एक और फैक्टर हमारा ये है कि बहुत सारी कंपनीज हमें ऐसी मिल रही हैं आज स्मॉल कैप में, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल हो रहा है, आज हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं इन दी स्मॉल कैप सेगमेंट, जहाँ पे बिजनेस जो पिछले 10 साल से अच्छा नहीं कर रहे थे, अब सडनली हमें दिख रहा है कि बिजनेस में काफ़ी मोमेंटम है। बहुत सारी कंपनीज में मैनेजमेंट चेंज भी होती है, तो हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ इंडस्ट्री तो अच्छा कर ही रही है, बट अगर मैनेजमेंट अच्छी है, अगर मैनेजमेंट चेंज हुआ है, लीडरशिप चेंज हुआ है, सीईओ चेंज हुआ है, तो उससे एक अलग ही ट्रेजेक्ट्री में वो कंपनी चली जाती है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिस पे हम काफ़ी ध्यान रखते हैं स्मॉल कैप फंड में। राइट। सर एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन मेरे पास और है कि स्मॉल कैप फंड्स भी बहुत सारे हैं। ऑब्वियसली हमारे पास टाटा का भी स्मॉल कैप फंड है। तो क्या इन्हीं पैरामीटर्स पे हम लोग चेक करें जो अभी आपने बताया कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमारे सही होने चाहिए या हम लोग लो डेट कंपनी में जाएँ? और भी कुछ फैक्टर्स ऐड ऑन करना चाहेंगे जो इन्वेस्टर्स चेक कर पाएँ, इन्वेस्ट करने से पहले एक स्मॉल कैप फंड के अंदर? नहीं, बिल्कुल सी इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि जो मैंने बोला, वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स, स्टैंडर्ड डिविएशन, हुँ। उस पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज स्मॉल कैप फंड्स जनरली आप देखेंगे कि वो अपने बेंचमार्क्स को तो आउट परफॉर्म ही करते हैं। उनकी रिटर्न हमेशा आपको देखेंगे कि लार्ज कैप से अगर 10 साल का देखें, तो लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप से 1.5-2% आपको एक्सेस रिटर्न तो उसमें मिलता है। लेकिन वो रिटर्न आपने कैसे कमाया, बहुत वॉलेटिलिटी के साथ कमाया या कम रिस्क लेके कमाया, इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी द कंपनीज की जो लिस्ट होती है वो इतनी वेरिड होती है कि वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए वो असेस करना मुश्किल है कि कौन सी कंपनी कैसी है, कौन सी कंपनी में डेट इक्विटी कम है, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हुँ। वो तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ राइट। कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत क्लियर है, और इसकी वजह से हमारी जो रिटर्न्स की जो वॉलेटिलिटी है वो भी कम होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत बुल मार्केट में ही हमारी परफॉर्मेंस रहती है। इवन इन बेयर मार्केट्स हम लोग की जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है हुँ। वो काफ़ी अच्छी है इसमें। राइट। सर आजकल एक और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स के नाम से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं, जिसमें कि रिटायरमेंट रिलेटेड फंड है, चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है। तो ये रेगुलर फंड से कैसे अलग हैं और ये किसके लिए सूटेबल हैं? हाँ, ये पर्टिकुलर फंड्स जो हैं इनमें क्या है, लॉक इन होते हैं। जैसे चिल्ड्रन फंड में जब तक चाइल्ड मेजर नहीं होता तब तक फंड्स लॉक्ड इन है, तो एक तरीके से क्लोज एंडेड फंड हो गई। हुँ। आप इसमें बीच में रिडम्पशन नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट वाला भी जो आपने एग्जांपल दिया कि अगर आपको मालूम है कि आप 10 साल में रिटायर होने वाले हो या 15 साल में आपके एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए आपको पैसे की जरूरत होने वाली है, तो आप लम सम में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन डू इट एवरी मंथ और एवरी ईयर, सो दैट एवरी ईयर यू कीप गेटिंग इट। बट टिपिकली ये सब माइलस्टोन बेस्ड होती हैं, तो इसमें आपको बैक कैलकुलेट करके देखना है कि भाई 15 साल के बाद आपको कितनी जरूरत है, या तो रिटायरमेंट के लिए या चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए या शादी के लिए या जो भी है, और फिर उसके बेसिस पे आपको आज समझिए 10% रिटर्न मिलता है 15 साल के बेसिस पे, तो वो अगर वहाँ चाहिए तो आप 10% डिस्काउंट करके देखिए कि आज आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, हुँ। सो दैट वो उस टाइप का कॉर्पस बन जाए। और वो हो सकता है आप 1 साल में नहीं कर पाए, लेकिन 2-3 साल में मिला के आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गोल ओरिएंटेड एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया। ये आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये हुँ। आपका ये गोल है कि भाई इस गोल के लिए मैं इतने पैसे अलग करके रख रहा हूँ। हुँ। राइट। तो इसका सर जो अंडरलाइंग एसेट होता है, इसका अंडरलाइंग एसेट क्या सही रहता है? मतलब किस तरह के अंडरलाइंग एसेट्स इसमें मेरे को मिलते हैं रिटायरमेंट फंड में या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में? तो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड और रिटायरमेंट फंड में हम टिपिकली जो है थोड़े लॉन्ग टर्म बेट्स लेते हैं। आपने देखा, अगर आप देखेंगे तो इनकी पोर्टफोलियोज में हमें ज़्यादा, फॉर एग्जांपल
मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कंज्यूमर सेक्टर आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज ये सब लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं। हम्म। इसमें आपको साइकिल्स की चिंता नहीं करनी है। हम्म। इसमें आपको पता है कि 5 to 10 years ये कंपनी अच्छी है, कंजम्पशन सेक्टर में है, ग्रो करेगी। तो आप 5 साल 10 साल के लिए आप ऐसे स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो। सो पोर्टफोलियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है फंड मैनेजर का एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाता है, और वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेट्स लेने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है हर क्वार्टर या हर साल मेजर नहीं की जाएगी। अल्टीमेटली आपने 10 साल में कितना रिटर्न दिया, या 12 साल या 15 साल में कितना रिटर्न दिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करके आजकल बहुत ज़्यादा टर्म चल रहा है, फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो उसमें एक मैं कहीं पे बुक में पढ़ रहा था, कहीं शायद ट्विटर पोस्ट मैंने पढ़ा था कि अगर आपके एनुअल एक्सपेंस का 30x आपके पास इकट्ठा हो जाए तो आप रिटायर हो सकते हैं। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है, या ये सब फॉर्मूलेज वगैरह बेकार है, आपको अपने आप को इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है? आपको इंडिविजुअली चेक करना चाहिए। आई थिंक 30x इज अ गुड बेंचमार्क, बट क्या है कि हमारी कंट्री में दो चीज़ें हैं। एक तो इन्फ्लेशन इज अ मूविंग टारगेट। इन्फ्लेशन, ये जो आपने बताया कैलकुलेशन, ये कुछ इन्फ्लेशन अज्यूम करके कैलकुलेशन आती होगी। लेकिन कुछ चीज़ों की इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है, जैसे एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी बढ़ रही है। तो जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 65-70 ईयर्स थी, अब वो 80 ईयर्स, 80, हम जब तक हमारी एज आएगी शायद 80-85 ईयर्स हो जाए। तो आपको अपनी रिटायरमेंट के बाद भी ज़्यादा दिनों के लिए आपको अपने लिए प्रोवाइड करके रखना है। एजुकेशन के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा, हेल्थ केयर के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर आपको क्वालिटी लाइफ अपनी मेंटेन करनी है तो इसका मेरे पास कोई रेडीमेड थंब रूल नहीं है। आई थिंक बेस्ट इसके लिए है कि आप अपने या तो फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर ऑनलाइन एडवाइजर या किसी के साथ बैठ के समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ना कि आपने कोई सिंपल मैंने रूल बता दिया, आपने उसको फॉलो कर लिया। वो कोई ज़रूरी नहीं है उस सिचुएशन, क्योंकि हर हर आदमी की सिचुएशन और एस्पिरेशन भी डिफरेंट होती है। आपकी एस्पिरेशन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की आफ्टर 60 ईयर बहुत डिफरेंट हो सकती है मेरी एस्पिरेशन से। राइट। तो इसीलिए वो सिंपल फॉर्मूला तो मेरे पास नहीं है। राइट सर, टाटा एएमसी के पास बहुत सारे मल्टीपल हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी हैं, जिसमें से एक फंड आता है आर्बिट्राज फंड, और इस फंड के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। और मैंने ऐसा पाया है कि पहले शुरुआत में इसके रिटर्न्स जो है काफ़ी अच्छे थे, बट ग्रेजुअली अब हर एएमसी के ही आर्बिट्राज फंड के रिटर्न्स जो है कम होते जा रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर। नंबर वन, आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं आपके, अगर सरल भाषा में आप समझाना चाहें किसी को तो? देखिए, आर्बिट्राज फंड बहुत सिंपल है, इसमें हम इक्विटी का रिस्क नहीं लेते हैं। तो क्या होता है कि देर इज अ डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर्स की मार्केट होती है हर स्टॉक की। तो सपोज मैंने कोई कंपनी की स्टॉक खरीदी, 100 शेयर्स, समझिए रिलायंस की, और उसकी जो प्राइस मैंने ली वो 2500 रुपीज़ पे मैंने कैश में ले ली। मैंने आई पेड 2500 into 100 रुपीज़, एंड आई गॉट दी शेयर्स इन माई डीमैट अकाउंट। बट नेक्स्ट मंथ की मैं फ्यूचर्स जो है उसको मैं बेच सकता हूँ। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यही 100 शेयर्स आई एम लॉकिंग टू सेल नेक्स्ट मंथ एट 2510 रुपीज और 2520 रुपीज। तो मैंने अपनी रिटर्न लॉक इन कर ली कि एक महीने में मैंने 2500 में खरीदी, और 2510 या 2520 पे बेच। मैंने उसको बेचने की कमिटमेंट दे दी। राइट। वो जब आएगा वो डेट, तो मेरी जो ये 100 शेयर्स हैं वो चली जाएंगी, और मेरा जो है मुझे 20 रुपीज़ का एक कैश का रिटर्न मिलेगा। तो ये 20 रुपीज़ करके जो अब हम ऐड करते हैं तो हमें एक रिटर्न मिलता है तो आर्बिट्राज फंड में हम एक एक शेयर के साथ नहीं करेंगे, हम ये 100 शेयर्स के साथ करते हैं। और सब पे ये थोड़ी थोड़ी रिटर्न मिला के हमें रफली आज के दिन में 1 साल का अगर मैं रिटर्न देखो तो मुझे लगता है 4.5-5% के आसपास की रिटर्न आएगी। तो इसकी जो कंपटीशन, ये जो कैटेगरी हुआ, ये कैटेगरी तब हुआ, ये कैटेगरी दो तरीके के लोग यूज करते हैं। एक तो कॉर्पोरेट्स और एसएमईज, जिनकी जो सरप्लस है वो लिक्विड फंड में डालने की बजाय
डेट में जो लिक्विड फंड होता है वो आर्बिट्राज फंड में डालते हैं, बिकॉज आर्बिट्राज फंड में आपकी टैक्सेशन इक्विटी टैक्सेशन, आपको राइट, इक्विटी टैक्सेशन लगती है। राइट। और दूसरा, ये आर्बिट्राज फंड हम उस समय यूज करते हैं जब हमें टेम्परली कहीं पैसे पार्क करके रखने हैं, बिकॉज हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम मार्केट में इन्वेस्ट करें नहीं करें, या हम सिस्टमैटिकली करें, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करें, तो हम आर्बिट्राज फंड में हम टेम्परली पार्क करके रखते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव इज टू give fixed deposit kind of returns at equity taxation, number one. Number two, to use it for temporary parking of money before you decide कि मुझे डेट में डालना है या हाइब्रिड कैटेगरी में डालना है या बैलेंस एडवांटेज फंड में डालना है या स्मॉल कैप में डालना है या लार्ज एंड मिड कैप में डालना है। तो ये दो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मुझे लगता है कि नॉर्मल एसेट एलोकेशन में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट्स और एसएमईज जो कि डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है टू पार्क देयर लिक्विड सरप्लस। बिकॉज अगर वो लिक्विड फंड में डालेंगे तो उनको रिटर्न तो शायद इतनी ही मिल जाए आज के दिन में, लास्ट ईयर तो इतनी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन उनको उसमें डेट टैक्सेशन लगता है, यहाँ उन्हें इक्विटी टैक्सेशन लगेगा। राइट, जो दर्शक इक्विटी टैक्सेशन के बारे में नहीं जानते हैं, जस्ट टू लेट यू नो कि 1 साल बाद ही वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, 1 लाख तक का गेन एग्जेम्प्ट होता है और उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है, और शॉर्ट टर्म में उस पर सिर्फ 15% का टैक्स लगता है। राइट सर? राइट, 15% लगता है, और अगर आप डेट में है तो आपको फुल आपकी जो मार्जिनल टैक्सेशन है राइट, 20%, 25% से लेके 35-40% तक लगती है। तो राइट, 15% काफी मतलब चीपेस्ट हो जाता है उसमें इन टर्म्स ऑफ राइट, टैक्सेशन। राइट। सर, एक चीज़ मुझे और जाननी है कि ये अगर आर्बिट्राज फंड के बारे में हम बात करें, तो मैंने ये भी आपसे पूछा था कि अभी मैंने देखा है कि इसके रिटर्न, इस कैटेगरी के रिटर्न्स अब कम हुए हैं। पहले 6% तक भी शायद रिटर्न दे रहा था, 6 साढ़े 6% तक भी, लेकिन अब आपने जैसा बताया कि 4.5-5% तक रिटर्न आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न लगता है सर? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जब 5.5-6 से रिटर्न्स थे, तब मार्केट में लिक्विडिटी भी कम थी। आज के दिन में लिक्विडिटी ज़्यादा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा डेट म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न्स बढ़ रहे हैं और लिक्विड फंड में भी आज के दिन में रिटर्न्स 5-5.25% हो गए, तो वापस आर्बिट्राज फंड में भी रिटर्न्स बढ़ने लगे हैं। हो सकता है 5.5-6 नहीं हो पाए, पर 5 से 5.5% रिटर्न। तो ये एक आर्बिट्राज फंड के जो रिटर्न्स हैं, ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिक्विडिटी पे भी डिपेंड करते हैं, ओके। और इसीलिए इनका एक रिलेशन रहता है डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न से या लिक्विड फंड के रिटर्न से। बिकॉज अगर लिक्विड फंड की रिटर्न्स बढ़ेगी तो सारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर का, फॉर एग्जांपल जो इंस्टीट्यूशनल जो पैसा है, वो लिक्विड फंड की तरफ चला जाएगा, और आर्बिट्राज में अगर पैसे की कमी होगी तो आर्बिट्राज फंड भी बढ़ जाएंगे। तो ये एक एडजस्टमेंट प्रोसेस हमेशा लगा रहता है मनी मार्केट्स के बीच में और आर्बिट्राज फंड्स के बीच में। सर, ऐसा एक एक बात मैंने सुनी है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज मौका मिल रहा है तो आर्बिट्राज फंड को लेके। कहते हैं कि आर्बिट्राज फंड में ना कभी नुकसान नहीं हो सकता, मतलब ये कुछ तो रिटर्न दे के ही जाएगा। नहीं, बात सही है। और कभी कभी बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में स्प्रेड्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस समय सब्सक्रिप्शन रोक दें। हम लोगों को बोलें कि भाई आप अभी हमें पैसे मत दीजिए, जैसा कि हमने किया था 2 साल पहले। एक समय ऐसा आया था कि जो फ्यूचर की प्राइसेस थी वो आज के प्राइसेस से कम थी, तो उस सिनेरियो में आप कुछ स्प्रेड नहीं कमा सकते। आप अगर आप आर्बिट्राज करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम इन्वेस्टर्स को बोलें कि भाई हम सब्सक्रिप्शन रोक रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जब तक हमें ये अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं दिखे। तो वो फिर हमारे ऊपर होता है कि हम वो रिस्क कैसे मैनेज करें और कैसे हम किस टाइम पे पैसे लें, किस टाइम पे पैसे ना लें। अगर हमें बिल्कुल उस टाइप की सिनेरियो, जो कि मतलब मुझे लगता है 1% चांस है उस चीज की होने की, 1%, लेकिन वो भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हमारी तरफ से बाय वार्निंग इन्वेस्टर्स की ऐसा है और हम लोग सब्सक्रिप्शन रोक रहे हैं। राइट। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो जिसके बहुत अलग-अलग आंसर हैं और हर कोई जानना चाहता है कि एक आम इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स रखें? मेरे ख्याल से 5 से 8।
अगर आपकी बहुत बड़ी पोर्टफोलियो है तो आप 8 से 10 जा सकते हैं, लेकिन 5 से 8, क्योंकि जो कैटेगरीज हैं, देखिए हर कैटेगरी, जैसा मैंने आपको बोला, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आप 2 फंड ले लीजिए, लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड ले लीजिए, और फ्लेक्सी कैप में 2 फंड ले लीजिए, तो आपकी समझिए 5-6 फंड्स हो गए। फिर आप जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो गए, आप एक थीमेटिक फंड लोगे, एक सेक्टर फंड लोगे, जो कि जैसे बैंकिंग हो गया, तो उसमें आप एक या दो एएमसीज के फंड लोगे, और एक स्मॉल कैप फंड लोगे, उसमें भी आप 1-2 फंड लोगे, तो आपके कुल मिला के 8 से 10 हो गए। इक्विटी की बात कर रहा हूँ, डेट सेपरेट, डेट इज सेपरेट, बट मेरे ख्याल से आप 5 से 6 मिनिमम और 8 से 10 में आप काफी कुछ कवर कर सकते हो। राइट सर, 5 से 6 जब आप मिनिमम बोलते हैं तो मेरे को इतनी समझ है कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है कम से कम 20-25 कंपनी में तो इन्वेस्ट करता ही है, राइट। और जब हम 5 से 6 म्यूचुअल फंड जब हम ले रहे हैं तो हम लोगों ने मल्टीप्लाइड बाय 25 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। क्या ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपको मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ बहुत डिफरेंट बता रहा हूँ। एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हम इक्विटी की जो प्रपोर्शन है फंड में, वो हम डायनेमिकली मैनेज करते हैं कि अगर वैल्यूएशन बढ़ गई तो हम इक्विटी की प्रपोर्शन 30% भी कर सकते हैं, या वैल्यूएशन बढ़ गई तो हम इक्विटी की प्रपोर्शन 80% कर सकते हैं। तो ये बहुत अलग कैटेगरी होगी। इसमें आपको आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे, बट आपको वॉलेटिलिटी भी कम मिलेगी। दूसरा जो लार्ज एंड मिड कैप हो गया या फ्लेक्सी कैप हो गया, वो अलग कैटेगरी होगी। उसमें जो स्टॉक्स रहेंगे वो काफ़ी डिफरेंट रहेंगे, और जो सेक्टर फंड्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट रहेंगे, और जो स्मॉल कैप है काफ़ी डिफरेंट रहेंगे। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन में नहीं मानूंगा। डाइवर्सिफिकेशन हम लोग फंड के अंदर करते हैं, लेकिन मैं इसको ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं मानूंगा। आई थिंक ये अलग अलग कैटेगरी में आपने एलोकेट किया है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर रिक्वायरमेंट्स। राइट, अपने गोल्स के हिसाब से आपने अलग अलग कैटेगरी में एलोकेट कर दिया। ग्रेट सर, एक फाइनल पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका पर्सनल जो पोर्टफोलियो है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे दिखती है? कहाँ कहाँ कौन कौन से एसेट क्लास में आपने उसको डिवाइड कर रखा है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप बताना चाहें। तो अभी जो मैं अपना एलोकेशन देखूंगा, तो मेरे हिसाब से 60-65% इक्विटी है, और 35-40% डेट में है। एंड विद इन 65% ज़्यादातर करके लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मेरी जो है इन्वेस्टमेंट्स है। इसको मैं अब जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड को है, मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने, अगर मेरी बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड कैटेगरी में, तो उसमें मैंने सेपरेट करके आपको इक्विटी अलग बताया, डेट अलग बताया। तो ये है मेरी रफली एलोकेशन। अभी मेरे पास गोल्ड में कुछ नहीं है, और रियल एस्टेट तो जो घर में रह रहा हूँ वही है, बस इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। राइट, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत खुल के जवाब दिए, और बहुत मुझे लगता है सरल भाषा में जवाब दिए, जिससे लेमैन इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं उनको समझ आएगा, और वो अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी को शुरू भी कर पाएंगे, और जो शुरू कर चुके हैं उसे आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीरज, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। अब समय आ गया है आज के इस एपिसोड की सारी लर्निंग्स को समराइज करने का, ताकि आप लोग इन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इंटरनलाइज कर पाएं, अप्लाई कर पाएं, इस्तेमाल कर पाएं। सबसे पहला समरी पॉइंट ये है कि अगर आप लोग अभी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर रहे हैं और आप शुरुआत में अपने फिक्स डिपॉजिट्स के ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है वो शुरुआत करनी चाहिए। और कौन से म्यूचुअल फंड्स? बहुत सारे हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स हैं, या फिर आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं। इन म्यूचुअल फंड से आप अपनी एफडीज को रिप्लेस कर सकते हैं, और आपको टैक्सेशन में बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। आपके रिटर्न्स लगभग एफडी के आसपास ही रहेंगे, गारंटीड नहीं है, लेकिन आप लोगों को टैक्स में जो है वो बहुत फायदा पहुंचेगा। और साथ ही साथ आप अपनी लर्निंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू कर रख सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आप लोग इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी वहां भी शुरू कर सकते हैं। एक बात हमने और सीखी कि अगर आपकी 25 से 30 साल की उम्र है, तो डेफिनेटली आपका इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे राहुल जी ने सजेस्ट किया कि आप लोग जो है अपनी जर्नी के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे स्कीम्स के अंदर आ सकते हैं, और यहाँ से आपका बहुत सारा स्टॉक मार्केट का जो पॉपुलेशन है वो कवर हो जाता है, और आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है।
जब हमने ये सवाल पूछा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई और वो नंबर वन चीज़ उसमें से ये थी कि आपको फंड का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना चाहिए। एक बात आपको और बता दूं कि क्या चीज़ आपको नहीं देखनी चाहिए। पिछले 12 महीने या 15 महीने के रिटर्न के बेसिस पे आपको जो है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं करने चाहिए। रादर आपको फंड का लॉन्ग टर्म यानी कि कम से कम 3 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा समय का अगर आप रिटर्न देख पाएं तो आपको वो देख के आगे बढ़ना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी ना हो फंड के अंदर, इसलिए आप लोगों को शार्प रेशियो जैसी चीज़ें या स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी चीज़ें भी देख लेनी चाहिए। वोलेटिलिटी कम होगी यानी कि अगर एक फंड कम वोलेटिलिटी के साथ आपको अच्छे रिटर्न दे रहा है इन कंपैरिजन टू द फंड जो ज़्यादा वोलेटाइल है, तो वो ज़्यादा अच्छा है जिसमें वोलेटिलिटी कम है। हमने सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स के बारे में बात करी, जैसे कि रिटायरमेंट या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। यहाँ पे आप लोगों को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप एक स्पेसिफिक गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके फंड्स जो है कुछ समय के लिए लॉक इन हो जाते हैं और ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको इनके अंदर मिलती है जो बहुत लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन को ध्यान में रख के की जाती हैं, जो काफी सेफ बेट्स होती हैं, जिनमें काफी ज्यादा रिटर्न्स भी बन सकते हैं। और एक खास बात आज हमने और सीखी कि कैसे आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स चूज करने हैं। तो 5 to 6 फंड्स के आसपास जो है मिनिमम होने ही चाहिए आपकी डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कहना था राहुल जी का। और मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो 8 से 10 के आसपास फंड्स होने चाहिए। याद रखिएगा इसमें हमने बातचीत सिर्फ इक्विटी के बारे में करी है। यहां पे ये जो नंबर ऑफ फंड्स हमने बताए हैं या राहुल जी ने जो फंड्स बताए हैं उसके अंदर इन्होंने डेट फंड्स को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप पूछते हैं कि इक्विटी में आपके कितने फंड्स होने चाहिए तो मिनिमम 5 से 6 और मैक्सिमम जो है 8 से 10 फंड से आपका काम चल सकता है। तो ये था आज का एपिसोड म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी वीडियोस देखिए, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और सीखिए और उसके बाद इन्वेस्टिंग की दुनिया में जीतिए। राइट, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.